3 बच्चे रह गए जो पैकेट चाहिए। अब 3 बच्चों के लिए कोई अलग से बैच तो बनाऊंगा नहीं मैं, बिल्कुल भी, ये तो मैं करने नहीं वाला। 3 बच्चों के लिए अलग से बैच बनाऊं, अपने बस की है नहीं। अब या तो 3 बच्चों को अलग ही कर देंगे, देखो क्या होगा मेरे समझ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलो भाई सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते थोड़ा सा। कल हम लोगों ने शुरू तो किया था लेकिन कर नहीं पाए, तो पूरा करने की कोशिश करते हैं। पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलो भाई किरचॉफ लॉ का फायदा उठाऊंगा, देखते कितना कर पाते हो। अंग्रेजी अभी लिख देंगे थोड़ी देर में, बात की बात है। पहले समझ, ये एक सेल है, सिर्फ सेल बनाने से काम नहीं चलेगा सर। सेल के साथ साथ आपको क्या बनाना पड़ेगा सर? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बना दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर ईएमएफ ई। पहला सेल स्मॉल आर ईएमएफ ई, ईएमएफ की तरह E1 एक और सेल है, एक सेकंड बच्चों, E1 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो कल भी बताया था सिर्फ सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव है। दिमाग में एक सवाल अभी चलना चाहिए कि क्या दोनों नेगेटिव आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते? क्या दोनों पॉजिटिव आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, और उसका फॉर्मूला तू ही ड्राइव करेगा। देखते हैं कैसे है। चलिए यार जरा देखते हैं। अब इधर देखो, मान लो ये एक पॉइंट है ए, बच्चे सुनते यार, ये एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी। ठीक है, लेट्स से करंट ऐसे जा रहा है सर, इस तरीके से, मतलब सी वाले पॉइंट से निकला है और ए वाले पॉइंट पर जा रहा है। दोबारा सुन ले, दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 है यार, ये से खोला E1 ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इस पॉइंट का सी नाम है, इस पॉइंट का बी नाम है, इस पॉइंट का ए नाम है। करंट ऐसे करते हो जा रहा है। देखिए जरा तुम लोगों में कितनी अक्ल है, थोड़ा सोचो और मुझे बताओ इन तीनों पॉइंट में से पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है? इन तीनों पॉइंट में से ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, किसका? इसका बी पॉइंट का, इसका पोटेंशियल मान लो बी है, इसका पोटेंशियल मान लो बी सी है। Which point has the highest potential and why? Which point has हो गई आपको करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो सर VC वाला हाई पोटेंशियल है, A वाला लो पोटेंशियल है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। चलो भैया हम लोग को ऑलरेडी पता है। चलिए यार किरचॉफ लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? किरचॉफ लॉ। चलो भाई ये लूप बना दिए, ये लूप बना दी किरचॉफ लॉ। लूप के अकॉर्डिंग चलना, सी से चलना शुरू करा, BC किससे शुरू करना है चलना? सी से। फिर किसी ने माइक खोल दिया। सी से शुरू हुआ पॉइंट, ए पॉइंट पर खत्म है। इस पे पोटेंशियल हाई, इस पे पोटेंशियल लो। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तुम्हें मैंने सी पर पोटेंशियल BC था, क्यों बच्चों के साथ? हाँ अब समझ में आएगा ना। अब सही है भाई। हम छी यार छी, सुधर जाओ, सुधर जाओ, बड़े हो जाओ। चलो इधर देखो, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट, कुछ भी वोल्टेज लगा होगा, उस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, लो पोटेंशियल होगा। ठीक, E2 आ गया, प्लस का E2। अब आगे देख, इस वाले पॉइंट पर आ गया, इसे लिख दो VB। अब इधर आ जाओ वापस, माइनस का VB। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। करंट इधर आ रहा है सर, ये वाला -I टाइम्स R1, ये वाला फिर से सर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है करंट। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है करंट, तो सर किसमें लिखा जाएगा? प्लस का E1। जब फाइनली इस पे आ गए, माइनस का V8 इक्वल टू 0। बहुत अच्छी बात, ये निकल कर आ गया, बहुत ही अच्छी बात, ये निकल कर आ गया। अब इधर देखो, कुछ कुछ बातें बोलूंगा, सुनना करेगा, कुछ कुछ बातें भी समझ में आनी चाहिए आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, इधर देखो, अब मैंने क्या करा, इन दोनों को
BC माइनस VB माइनस VA, इनको अपने पास रखा, बाकी सबका हमको पीछे तक आया, तक आया, ये आंसर क्या निकल कर आ गया, ये आंसर निकल कर आ गया बस। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, इतनी वैल्यू समझ में आ गई हम लोगों को, कितना आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है भाई, अब जो मैं बोलूंगा वो सुनते रहना, देखना जो मैं बोलूंगा वो वाली बात नहीं सुनते रहना। ठीक है भाई, मान लो अब एक और VB आ गई, VB को लिखने की जरूरत थी, E2 माइनस I टाइम्स R2 प्लस E1, ये हो गया भाई VA, कितना गलत तरीके से नेगेटिव का गलत। प्लस का हो गया, माइनस का BC हो गया। ठीक है भाई, नेगेटिव का भी इधर जाके प्लस का BC हो गया, BC इधर जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, ध्यान रखना मैंने VB क्यों हटाया, मैंने VB से हटाया वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट समझ रहा था। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इस, और उसका रेजिस्टेंस क्या बोल दिया, R इक्विवेलेंट, क्या बोल दिया, R इक्विवेलेंट। तो इसी वजह से जो भी इन दोनों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है, जो भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है उसे बोल दिया V इक्विवेलेंट। और वोल्टेज और EMF में रिलेशन होता है क्या, V इक्विवेलेंट टू E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट। तो यानी कि इन शॉर्ट ये जो बैटरी है इसके EMF को मैंने E इक्विवेलेंट बोला है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने R इक्विवेलेंट बोला है। क्या बोला है, R इक्विवेलेंट। ऐसा आप लोग 10th क्लास में भी करते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कंसीडरिंग द फैक्ट कि तुम्हें मैंने 11 से पढ़ाया और मैं जानता हूं तुम्हारे बेस कितने वीक है तो तुम लोगों को याद नहीं होगा। आप लोग 10th में भी यही करते थे, आप 3 रेसिस्टर लगाते थे, R1 R2 R3, फिर मैडम आपको ये स्टेटमेंट याद करवाने की कोशिश करती थी और आप लोग उस टाइम पे समझते नहीं थे, आप लोग रट्टा मार लेते थे। ठीक है, मैडम भी आपको ये समझाने की कोशिश करती है सीरीज में हम लोगों ने आर का क्या करा, मैडम उस टाइम पे स्टेटमेंट बोलती भी थी। अगर ना यकीन हो ना मेरी बात में 10th क्लास की एनसीईआरटी उठा लेना, यकीन हो जाएगा कि झूठ नहीं बोल रहा मैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी लिखा लो, जब भी सीरीज पैरेलल करते हैं ना तो यही करते हैं हम लोग, हमेशा उन 2 सेल को हटाकर हम वहां पर एक सेल लगा देते हैं। अगर 3 रजिस्टर होते तो 3 रजिस्टर को हटाकर एक रजिस्टर लगा देते हैं कि हम ये चाहते हैं, ये हमारे दिल की इच्छा है कि इन दोनों सेल को हटाकर मैं उसकी जगह पर एक सेल लगाना चाहता हूं और मैं पता करना चाहता हूं उस सेल की ईएमएफ इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, उस सेल की ईएमएफ इन दोनों कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए। इसलिए हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब ऐसा एक सेल जो इनके इक्विवेलेंट यानी कि इनके जैसा काम करे। तो इससे E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो मैं पता करना चाहता हूं कि इसका ईएमएफ कितना होना चाहिए और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसने V इक्विवेलेंट लिख दिया, E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। अब कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर। कंपेयर करने में ये इसके बराबर आया, कंपेयर करने में क्या आया, E1 प्लस E2 कंपेयर। और एक और बात, इन दोनों को कंपेयर करने में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R2। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वो समझ गया होगा सर आप क्या प्रूव करना चाह रहे थे, और जो बेवकूफ होगा से नहीं पल्ले पड़ा होगा। स्मार्ट को पल्ले पड़ गया होगा, अच्छा सर मतलब आप ये प्रूफ करना चाह रहे हो कि जो आपने सेल यहां पर लगाया, जो आप इक्विवेलेंट सेल की तरफ बिहेव कराना चाह रहे हो। इक्विवेलेंट का मतलब और आसान करते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इन 2 सेल्स का जो काम है, मान लो दोनों मिलाकर 1 एम्पीयर का करंट देते हैं, तो मैं इन 2 सेल्स की बजाय एक सेल लगाना चाहता हूं जो उतना ही करंट दे रहा है जितना ये दे रहे थे, मतलब ये 1 एम्पीयर देते तो ये भी 1 एम्पीयर दे। तो मैं पता करना चाह रहा हूं ऐसा सेल कितने ईएमएफ का होना चाहिए। तो आपने सॉल्व कर कर यहां पर बकायदा प्रूफ करा कि जो आप नया सेल लगा रहे हो E इक्विवेलेंट, उसका ईएमएफ इन दोनों के ईएमएफ का जोड़ होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। यानी कि कहना है कि अगर ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो ये जो बैटरी लगा रहे हो अगर तुम चाहते हो ये इनकी तरह काम करे बिल्कुल सेम टू सेम, तो इस बैटरी का ईएमएफ इन दोनों का जोड़ होना चाहिए, मतलब 3 और 2 5, ये 5 वोल्ट की होनी चाहिए। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3 ओम की। तो यानी कि इन 2 सेल्स को अगर तुम जोड़ोगे तो इन 2 सेल्स को जोड़ने के बजाय अगर आप एक सिंगल सेल लगाना चाहते हो तो उसका ईएमएफ इन दोनों के ईएमएफ का जोड़ होना चाहिए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस का जोड़ होना चाहिए। तो यानी कि इन शॉर्ट मैंने एक नया फॉर्मूला पता कर लिया कि जब भी 2 सेल्स सीरीज में लगे हुए हों तो उनका ईएमएफ ऐड होता है और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होती है, ऐड होती है। कोई सवाल है तो पूछिए। चमक सबसे बढ़िया। पहला नोट, if n cells are connected
इन सीरीज अगर n सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, नहीं समझ में आया n सेल्स का मतलब क्या है? अब x ओवर आदमी ऐसे कई सारे इस तरीके से n सेल्स कनेक्टेड, ठीक है। इसका EMF En इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E3 R3, E2 R2, E1 R1, ये EMF दे रखे हैं, E1 R1, E2 R2, E3 R3, En Rn, ठीक है भाई, En Rn। तो अगर मैं टोटल EMF निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर है? E1 प्लस E2 so on and so forth En तक, ठीक है भाई। सारी EMF कितना? En तक। अच्छा, इन सब का जोड़ क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकता हूं शॉर्ट में भाई, समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आना चाहिए वरना गोली मार दूंगा नहीं समझ में आया तो। बेहोश समझ में नहीं आता होगा क्या बोल दिया अच्छा, ये क्या भाई, है? तो आती भाई है। इजी है यार, आई की वैल्यू 1 डाल 2 डाल 3 डाल सम कर करके लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है ऐसे ही। R1, अच्छा वैसे तुम में से ना काफी लोगों को फील आनी चाहिए थी, किस चीज की फील आनी चाहिए थी? इस चीज की फील आनी चाहिए थी कि सारी रेजिस्टेंसेस का वैल्यू ऐसा क्यों आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 तो Rn क्यों आ रहा है? किसी ने सोचा कि डायरेक्ट ऐड कैसे हो? लगाना जरूरी, समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n Rn। तो इतना हम लोगों को आंसर समझ में आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो n सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, ये हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर मान लो एक सेल सीधा कनेक्टेड है और एक सेल उल्टा, इसका EMF E1 इसका EMF E2, मान लो E1 की वैल्यू ज्यादा है और E2 की वैल्यू कम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? भाई देख, सिंपल सीधा लॉजिक है, दोबारा ड्राइव नहीं करने वाले, सिंपल सीधा लॉजिक लगाओ, ठीक है भाई। एक का वोल्टेज सीधा, एक का वोल्टेज उल्टा, तो इस बार ऐड नहीं होंगे, दिमाग लगा, क्या होना चाहिए इस बार? सर इस बार ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट होंगे। किसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट करेगा? सर लॉजिक है सर, बड़ी वाली में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करेगा, छोटी वाली माइनस। सर रेसिस्टेंस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि सीधी लगी है उल्टी लगी है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस होती है, तो वो तो सीधा अभी भी किस में लगी हुई है? सीरीज में। रेसिस्टेंस किस में लगी है? सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? R1 प्लस R2 ये दो चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है भाई। फोटो खींच ले इसका, फिर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं। दीपावली अभी